बहुत सारे पॉइंट्स, कुछ ना कुछ पॉइंट मिलते हैं सर सभी में। मतलब कुछ कुछ पॉइंट मैं ठीक देखता है। हूँ सर, अभी नोट अच्छा, नहीं कर रहा हूँ, मगर हर एक से कुछ कुछ डिफरेंस मिलता रहता है सर। तो इसको नोट क्यों नहीं करते? नोट करता हूँ सर, जो मगर लगता है कि आपके अभी नहीं नो कर रहा हूँ आंसर सर। में। इस वीक में मैं बहुत टाइट चल रहा है सर, अभी भी मैं ड्यूटी पे ही हूँ, तो अगले वीक से मैं फ्री हो दूसरा जाऊंगा ये सर। बताइए, दूसरा ये बताइए कि आप लोगों को जब आंसर पढ़ते हैं एक दूसरे का, तो उसमें कमियां नजर आती हैं? हाँ सर, आती है सर। सर खुद की आंसर में कमी समझ में आ जाती है कि वो ये चीज लिखा और है, खुद में, मैंने ये हाँ, चीज खुद छोड़ा की भी है, समझ में आती है सर। और उसे ऐड कर लेंगे तो मेरा भी अच्छा हो जाएगा। नहीं, मैं सामने वाले के क्वेश्चन की आंसर की बात कर रहा हूँ कि सामने वाला का जब आंसर पढ़ते हैं आप, उसमें कमियां नजर आती हैं? जी। क्या कमियां नजर आती हैं बताइए। सर जैसे आज क्वेश्चन कोई की आंसर मांग के पढ़ा अनुसार आपने। राइटिंग नहीं किया गया होता है। हाँ सर। ठीक है। और क्या कमियां नजर आती हैं? सर वर्ड्स भी सटीक नहीं लिखे हुए होते हैं और फैक्चुअल ज्यादा लोग लिख रहे हैं। ठीक है। और कोई बताएंगे? देखिए, अमन ने जैसे 3 बातें बताई, बिल्कुल सही बताया है अमन ने, कि आप लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखते। पहली बात अमन ने बताया। दूसरा बताया कि फैक्चुअल लिखते हैं। और तीसरी बात अमन ने बताया कि शब्दों का चयन जो है वो भी बेहतर नहीं रहता है। ये बताया अमन आपने ना? जी सर। चलिए, और कोई? सर एक बात मैं बोलूं, लिखने के बाद जो है ना, लिख तो लेते हैं आप जो बोलते हैं लिखने के, अपने ही आंसर से सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है, कुछ कमी है कमी है, ये ऐसा लगता रहता है। ये तो सो अच्छी बात है ना प्रीति। ये ये अगर बेहतर लगता है ये कि बेहतर प्रक्रिया है। हमारे आंसर में कमियां हैं, इसका मतलब क्या है और कि आप में अभी भी सुधार को लेकर जो है, क्या है, सुधार को लेकर प्रयास है कि मेरा आंसर और बेहतर हो सकता था। इससे क्या होगा कि आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, जी सर। और जिज्ञासा बढ़ने के बाद आप और बेहतर आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। ओके सर। ठीक दूसरी है। चीज है कि बच्चे आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि जब आप उत्तर लिखते हैं तो उसको डंप नहीं करना है कि नहीं हमने ये लिख दिया और ये भेज देते हैं, सर अपना फीडबैक दे लेंगे। उसको एक बार 5, अगर आप 1.5 घंटा लिखने में टाइम लगाते हैं तो 5 मिनट पढ़ने में भी टाइम दे सकते हैं। ओके। और खुद से भी अगर पढ़ेंगे तो आपको वो जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे शब्दों का चयन नहीं है, है ना, कहाँ एक्स्ट्रा चीजें लिखे हैं, वो चीजें आपको पता चलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और क्या आपने फैक्चुअल लिखा है या आपने लॉजिक पे लिखा है। आंसर्स जो है कि जितना फैक्चुअल आप लोग लिख रहे हैं, मालूम चल रहा है कि ओपीटी के क्लास का हो जा रहा है, मेंस के क्लास का नहीं दिख रहा है। संतोष सर आपको बताएंगे इस पे। सर थोड़ा सा इस पे बता दीजिए, बच्चों में कितने फैक्ट होते हैं। देखिए, मेंस का जो अप्रोच है आंसर का, आखिर मेंस लिया क्यों जाता है, पहले तो आप ये जानिए ना कि मेंस आपके एनालिटिकल अप्रोच की बात करता है। यानी कि आपकी जो विश्लेषण क्षमता है, आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, ये उसकी डिमांड करता है। और पीटी क्या करता है? आपके फैक्ट्स एंड फिगर को चेक करता है। तो दोनों की प्रकृति में क्या है, अंतर है।
तो इस पर सबसे पहले हमें काम करना होगा कि हमें एनालिटिकल अप्रोच की बात करनी होगी। विश्लेषणात्मक जो प्रक्रिया है, विश्लेषणात्मक क्षमता है, उसको डेवलप करना होगा। प्रश्न मान लीजिए कह रहा है कि राज्यपाल राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में है, तो राज्यपाल की भूमिका को आप दो संदर्भों में दिखा सकते हैं। या तो एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो उसकी भूमिका है, इसमें उसके जो कार्य एवं शक्तियां हैं उसको स्पष्ट कर दीजिए। और जब केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करता है तो उसके संदर्भ में भूमिका है। तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का मतलब क्या है? जब आप आपातकाल का प्रयोग करते हैं तो उस समय राज्य के प्रशासक के रूप में वो कार्य करने लगता है। जब राष्ट्रपति शासन लगाते हैं उस समय प्रशासक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखिए तो जब वो क्या करता है, त्रिशंकु विधानसभा की जब स्थिति होती है तो वहां पर जो अपने स्वविवेकाधिकार का प्रयोग करता है, तो ये सब चीजें जो हैं उसके कार्य भूमिका के संदर्भ में आप इसको स्पष्ट कर सकें। अब कह रहा है कि इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, जो भूमिका है उसकी उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना। तो आलोचनात्मक परीक्षण करने का मतलब यह है कि उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, केंद्र राज्य संबंध पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको स्पष्ट कीजिए। तो आलोचनात्मक भूमिका ये थोड़ी है कि उसकी नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, पद एवं योग्यता नहीं है, ये सब चीजें उसकी नकारात्मक चीजें थोड़ी है। इसकी जो भूमिका है जब वो केंद्र के अधीन काम करता है और ऐसी परिस्थिति में केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करता है। जैसे आर्टिकल 356 के प्रयोग की बात करें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन कुछ कहते हैं और उसका प्रयोग जब राज्यपाल करता है तो उसमें कुछ और बातें होती हैं। यानी कि राज्यपाल जब 30 दिनों तक उसको कम से कम इम्प्लीमेंट कर सकता है। किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो 30 दिनों के बाद ही हट सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, राज्यपाल एक प्रशासक के रूप में कार्य करने लगता है और फिर राज्य की राजनीति को वो प्रभावित करता है, विशेषकर अवसरवादी राजनीति की बात कर लें, ठीक है, या फिर खरीद फरोख्त की बात कर लें, ये सब परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी वहां पर। फिर हम त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति की बात करते हैं, ठीक है, वहां सत्ताधारी दल को, केंद्र के सत्ताधारी दल को फेवर करने लगता है। तो ये सब उसके क्या है, आलोचनात्मक। जब राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है और उसका पर्याप्त कारण नहीं बताता है, तो ये सब परिस्थितियां उसके आलोचनात्मक पृष्ठभूमि को बताता है। तो ये फिर उसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण में ये बातें स्पष्ट करनी थी और इसमें करना था कि बिहार के विशेष संदर्भ में करना है। तो जब बिहार के विशेष संदर्भ में करना है तो उसको अलग से हमें कुछ नहीं बताना है, हमें क्या करना है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट कर देना है। ठीक है, तो बिहार के कुछ उदाहरण जैसे बूटा सिंह की घटनाएं हैं उसको वहां पर स्पष्ट कर दीजिए। जैसे 2016 की एनडीए वाली और राजद वाली घटनाएं हैं उसको स्पष्ट कर दीजिए, उसका उल्लेख कर दीजिए। बस तो आंसर का फॉर्मेट है उसकी संवैधानिक स्थिति को बताते हैं, फिर उसके लेकर आर्टिकल है उसको लेकर उसकी व्याख्या करते हैं। कहीं पे इसकी जरूरत है बातें समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है? बातें तो आप सब लोग समझ लेते हैं, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहां पर धाक के 3 पात वाली कहानी हो जाती है कि जब पठतम तत् गुरुवे समर्पितम। ऐसी अग्नि परीक्षा क्यों तात? आप लोग ऐसी अग्नि परीक्षा क्यों देते हैं? बताइए। इस क्लास का मोटिव ये नहीं है कि मैं अपने टॉपिक्स को खत्म कर दूं, आपका मेंस का सिलेबस खत्म कर दूं।
इस क्लास का जो मेन मोटिव है, क्योंकि मटेरियल तो इतने सारे मार्केट में है और इतने अच्छे अच्छे मटेरियल हैं कि जहाँ ठीक है। तो मैं कह रहा था कि मार्केट में इतने सारे मटेरियल हैं, इतने अच्छे अच्छे मटेरियल हैं कि जहाँ से आपकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती, लेकिन जो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हमें उस पर काम करना है ना। और वो क्या है, आपके राइटिंग स्किल को डेवलप करना, आपके जो अप्रोचेज हैं राइटिंग को लेकर, किसी प्रश्न के आंसर को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए उसको डेवलप करना, आंसर के प्रस्तुतिकरण पे हमें काम करना, ठीक है। आंसर में इनोवेशन की जो बातें होती हैं उसको डेवलप करना, अप टू द मार्क आंसर लिखना, ये सभी अप्रोचेज जो हैं हमें उसको डेवलप करना है। टाइम बॉन्ड में आंसर लिखने की जो अप्रोचेज हैं, स्किल है, उसको डेवलप करना है। ये मोटिव है इस क्लास का। इस क्लास का ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको मेंस का सिलेबस खत्म कर दूं। मेंस का सिलेबस अगर आदमी खत्म करना चाहे तो आराम से 3 महीने में खत्म कर सकता है, लेकिन ये बताइए कि इससे हमें ये जज करना पड़ेगा ना कि आखिर इससे मुझे फायदा क्या मिला। बातें समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। क्योंकि नॉलेज के मामले में आप लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त नॉलेज, लेकिन उस नॉलेज को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कितना प्रेजेंट करना है, ये चीजें हमें जानना पड़ेगा ना। और यही चीजें इस क्लास का जो मोटिव है आपका, मैं बार बार कहता हूँ कि सारे इंस्टीट्यूट इसी पे काम नहीं करते, सारी चीजों पे काम करते हैं कि आपको अच्छे अच्छे मटेरियल दे देगा, आपको क्लासेस में बढ़िया क्लासरूम देगा, एसी लगा के देगा, बढ़िया बढ़िया कुर्सी देगा बैठने के लिए, ठीक है, सारी चीजें देगा, मटेरियल देगा भरपूर, इतना मटेरियल देगा दृष्टि की तरह कि आप उसके डंप यार्ड में खो जाएंगे कि इतना सारा मटेरियल दिया है हमको। लेकिन जो चीजें आपके लिए नितांत आवश्यक है वही चीज पे काम नहीं करता कोई भी इंस्टीट्यूट, और वो है आपके राइटिंग स्किल पे काम करना। तो हमें इसी पे काम करना है, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग इतने जागरूक इंसान हैं, इतने अवेयर हैं आप लोग कि आप लोगों के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है ये आप खुद जानते हैं। तो जिस उद्देश्य से हम लोग जुड़े हैं उस पे गंभीरता से काम कीजिए, क्योंकि मैं बार बार है राइटिंग स्किल पे काम करना, आप अप टू द मार्क आंसर नहीं पता हो, लेकिन इतनी बातें आप अवश्य लिख के आ जाएं कि आपको एक एवरेज आंसर 50 से 60% आंसर क्या हो मिल जाए। हमें इसी अप्रोच, बातें समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। क्या मैं जितनी बातें आपको कहा है वो सही है या गलत है? सही है सर। तो जब बातें सही हैं तो फिर काम क्यों नहीं करते? बताइए। सर प्रयास तो जब करते हैं, बातें बट जब सही क्वेश्चन हैं लिखने के लिए बैठते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है जो कौन कहाँ क्या डालना है। तो वही चीजें मैं कह रहा हूँ कि पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए ना। आंसर जब लिखते हैं तो आंसर से पहले उस प्रश्न को तोड़िए, इस प्रश्न का डायमेंशन कितना है। मान लीजिए हम कह रहे हैं एक प्रश्न लेते हैं
प्रश्न क्या है बताइए, कोई प्रश्न बताइए। भारत में प्रश्न राज्य की बताइए कोई। राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेषकर बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली मात्र है? चलिए तो प्रश्न लिखिए। भारत की राज्य की भारत राजनीति में, हटाइए, राज्य की राज्यपाल की भूमिका का राजनीति में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कीजिए, ठीक है। उसके बाद बताइए। विशेषकर बिहार के संदर्भ में। उसके बाद क्या है? विशेषकर बिहार के संदर्भ संदर्भ में। में। क्या वह केवल एक ठीक है, कठपुतली अब मात्र देखिए, है? क्या वह केवल एक कठपुतली मात्र है? चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को, डायमेंशन को हम तोड़ते हैं। तो हेडिंग क्या है? राज्यपाल हेडिंग है ना, ठीक है। जी सर। राज्यपाल हेडिंग है ना। अब राज्यपाल की जी पहली सर। बात जी क्या सर। कहता है? पहली बात क्या कर रहा है? भूमिका की बात कर रहा है, यही बात कर भूमिका। रहा है ना, ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है? उसका भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण, ठीक है। तीसरी बात क्या कर रहा है? जी सर। बिहार के विशेष संदर्भ में, संदर्भ में। ठीक है। चौथी बात क्या कर रहा है? कि वह कठपुतली मात्र है। क्या वह इसके दो पक्ष होंगे, है और नहीं है। कठपुतली है और नहीं है। नहीं। इसके अलावा फिर क्या आ जाएगा आपका? इसके अलावा क्या आ जाएगा प्रश्न में? लास्ट में आपका निष्कर्ष आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका भूमिका। अब देखिए, मैंने इस प्रश्न को तोड़ दिया, ठीक है। कैमरा का मूविंग यहां से होगा। हाँ, आप लोगों को दिख रहा है कुछ? दिख रहा है? टोटल नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा सर, पूरा नहीं दिख रहा है। चलिए चलिए, इसको मैं फ्रंट से दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट। अब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा नहीं सर। होगा, बैक कैमरा है ना। नो सर, नहीं दिख रहा है। एक मिनट में बैक में है कैमरा। व्हाट्सएप कर दीजिए। एक मिनट रुकिए जरा सा। एक मिनट, व्हाट्सएप करने से नहीं मतलब है। मैं व्हाट्सएप कर दूं? ये भी चीजें ठीक है। सर व्हाट्सएप कर दीजिए सर, लिख के। व्हाट्सएप करके देखता हूँ। नहीं, बात अभी की है ना। तो अभी भी देख सकते व्हाट्सएप हैं से ही सर, देख लेंगे ऑनलाइन सर। मैं भेज रहा हूँ। या फिर परसेंटेज कर दीजिए। देखे तो गया?
हाँ सर। जी सर। अब देखिए कि अब बताइए कि इसमें कहीं अगर इस तरीके से अगर आप फॉर्मेट बनाते हैं तो कहीं पे आपके डेविएट होने की आवश्यकता होगी? बताइए, कहीं पे आप डेविएट होंगे? नहीं सर। तो जब डेविएट नहीं होंगे तो इस तरीके से इसको प्रश्न को तोड़िए ना कि प्रश्न कितने डायमेंशन में है। इस तरीके से जब आप प्रश्न को तोड़ लेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपका आंसर अप टू द मार्क हो जाएगा। अप टू द मार्क भले ना हो, आप प्रश्न की मांग के अनुरूप क्या करेंगे, उत्तर लिखने में सक्षम हो जाएंगे। बातें समझ रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि पहला है कि राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करना। तो सबसे पहले हमें राज्यपाल की क्या करनी होगी, भूमिका स्पष्ट करनी होगी। और भूमिका को हमने कहा कि आप दो संदर्भों में दिखाएंगे, और दो संदर्भ क्या होगा, तो राज्यपाल की भूमिका का दो संदर्भ है। एक तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, यही होगा ना, और दूसरा केंद्र के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में। यही हो सकता है भूमिका। जी सर। जी सर। और हमें क्या करना है, यही जो भूमिका है उसकी राज्य की राजनीति में, यानी एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो उनकी भूमिका है, और केंद्र के प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में जो भूमिका है, इसी का क्या करना होगा, हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना होगा। और इस आलोचनात्मक परीक्षण के क्रम में क्या कर रहा है कि इस आलोचनात्मक परीक्षण को हमें क्या करना होगा, बिहार के विशेष संदर्भ में करना होगा। जब हम इसकी आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे या उसकी भूमिका को जब हम स्पष्ट करेंगे तो वो हमें बिहार के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करना है। और बिहार के विशेष संदर्भ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि हमें बिहार की कुछ राज्यपाल से जुड़ी हुई जो सकारात्मक और नकारात्मक घटनाएं हैं उसे हमें क्या करना होगा, अपने आंसर में शामिल करना होगा। राज्यपाल से जुड़ी नकारात्मक और सकारात्मक भूमिका को स्पष्ट करना होगा। नहीं करना होगा ना, बोलिए। यस सर। जी सर। और फिर कह रहा है ये सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बिहार के विशेष संदर्भ तक क्या है, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। इसका क्या वो कठपुतली मात्र है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों क्वेश्चन सेपरेट है ना। जी। और जब दोनों क्वेश्चन सेपरेट है तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना होगा, इस 3 डायमेंशन पे काम करना होगा। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों को स्पष्ट करना होगा, और उस संदर्भ में हमने कहा कि क्या करना होगा, तो एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में जिसके कार्य एवं शक्तियां हैं और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जो उसके कार्य एवं शक्तियां हैं उसको स्पष्ट करके फिर उसकी भूमिका का हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना होगा, और उसका बिहार के विशेष संदर्भ में कुछ उदाहरणों द्वारा इसे स्पष्ट करना होगा। फिर कह रहा है कि क्या वो कठपुतली मात्र है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना, तो आप इससे सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। सहमत और असहमत का मतलब यहाँ पर यह है कि आप यह मानकर चल सकते हैं कि हाँ वो कठपुतली मात्र है, और
एक आदमी यह भी मान के चल सकता है कि नहीं वो कठपुतली मात्र नहीं है। क्वेश्चन का मतलब तो यही होता है ना, अगर क्वेश्चन मार्क कहीं लगा है जी सर। इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कहता है कि क्या वह है राम या है, नहीं। तो मतलब क्या है कि वो है भी और नहीं भी हो सकता है। तो एक जी सिविल सर। सेवक का जब अप्रोच होता है वो क्या करता है, मध्यम मार्गी दृष्टिकोण अपनाता है। और मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ कि फैक्ट्स एंड फिगर पे वो काम करता है। और फैक्ट्स एंड फिगर क्या कहता है कि कुछ परिस्थितियों में वो कठपुतली मात्र है और कुछ परिस्थितियों में वह कठपुतली मात्र नहीं। जब कुछ परिस्थितियों में कठपुतली मात्र की बात करते हैं तो जब वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करने लगता है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र के दिशा निर्देशों पे काम करने लगता है। इन्हीं दो परिस्थितियों में वो कठपुतली मात्र होगा ना। जी सर। जी सर। सर आवाज नहीं आ रही है। तो हम लोगों को सर क्या करना है, हाँ में जवाब देना है कि नहीं में जवाब देना है कि कठपुतली है या नहीं है। नहीं है में देना ही होगा ना। सर की आवाज नहीं आ रही है। सर म्यूट हो गए हैं। म्यूट हो गया। ये सर क्या बोले, भूमिका दो बार लिखना है, जैसे पहला पता है ना सब डिवीजन किए हैं, पहला भूमिका है फिर भूमिका राज्यपाल की, इस में क्या बताया सर। संवैधानिक प्रमुख के रूप में और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। दोनों को भूमिका लिखना है। संवैधानिक प्रमुख के रूप में उनकी क्या भूमिका है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में क्या काम है। ओके थैंक यू। हेलो सर। डिस्कनेक्ट हो गए क्या? एक मिनट में देखता हूँ। ये पूछना था कि योग्यता तो नहीं ना होगा, निर्वाचन आयोग जो है उसमें जो कल सर होमवर्क दिए थे कि योग्यता के बारे में। योग्यता कुछ नहीं ना, इसका प्रावधान नहीं है संविधान हाँ में। वही ना, योग्यता का तो कोई संविधान में प्रावधान तो ही नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ, संविधान में तो कुछ लिखा ही नहीं है योग्यता के बारे में, तो किसी को भी बना देगा। नहीं, एक परंपरा माने कि चला आ रहा है, उसी के अनुसार बनाया जाता है। वो तो आईएएस सबको बनाया जाता है, ज्यादातर तो आईएएस ही रहते हैं। बड़िए जो आईएएस होते हैं, सीनियर आईएएस, उन्हीं सब में से बनाया जाता है परंपरा हाँ अनुसार। हाँ सीनियर आईएएस में। अच्छा
अब पद मुक्ति की तो 2 ही प्रक्रिया है ना, या तो वो असमर्थता या कदाचार हो, या फिर महाभियोग लगा के, महाभियोग लगा कर कहता है। महाभियोग जैसे हाँ उसी के राष्ट्रपति अंतर्गत को। आता है। दूसरा अगर उनका इच्छा तो त्याग पत्र दे सकते हैं बस। हाँ, कोई उसका अपना इशू होगा, पर्सनली असमर्थता होगा या कदाचार में कुछ हो तो, संलिप्त हो हाँ तो। हाँ हाँ, तो उस स्थिति में महाभियोग लगाया जाएगा। आप लोगों को सृजन का नोट्स मिल गया है क्या? अभी मार्केट में आया कहाँ है? मार्केट में भी नहीं आई। हाँ, यहाँ भी नहीं है, खोजे ना तो नहीं मिला। बिहार में अवेलेबल नहीं है अभी। अच्छा, 15 इसीलिए दिन के नहीं बाद, मिला। हाँ 15 दिन के बाद बोला है, आ जाएगा। सर का लगता है सर्कल कुछ नेटवर्क इशू है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये जो सर्कल बोले थे, कार्य एवं शक्तियां में प्रशासनिक कार्य, सलाहकारी कार्य और अर्ध न्यायिक। तो प्रशासनिक में वही ना आया कि निर्वाचन क्षेत्र का जो परिसीमन करना है, जैसे मतदाता सूची तैयार करना है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना है। और सलाहकारी कार्य में क्या आएगा? राष्ट्रपति को सलाह देते हैं किस चीज के लिए? जैसे किसी भी राज्य में जैसे कि आपातकाल लगा हुआ है तो उस राज्य में चुनाव माने कि अभी कराया जाए या नहीं कराया जाए, अगर राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो। अच्छा, या इसका फिर मतलब संसद सदस्य का जो निर्भरता है उससे संबंधित माने की सलाह राष्ट्रपति को देते हैं ये लोकसभा में, और विधानसभा में राज्य। इसका मतलब कि जो चुनाव कराने से पहले जो है राष्ट्रपति से सलाह लेना पड़ता है मुख्य निर्वाचन आयोग को। माने कि इस राष्ट्रपति हाँ माने कि सलाह मांगेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री से नहीं, है ना? नहीं, मुझे सुन प्रधानमंत्री पा से रहे आप नहीं, लोग? फिर वो तो सत्ता में है तो। यस। जी सर जी। हाँ सर। डिस्टरबेंस के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये जियो और एयरटेल गलती है कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो मैं मैसेज कर दूंगा, ट्वीट कर दूंगा मुकेश अंबानी और भारती मित्तल को, वो आप लोगों से माफी मांग ले, ठीक है? तो हम लोग कहाँ थे? सर आप क्वेश्चन लिखने का जो डायमेंशन बता रहे तो थे सर, कठपुतली मात्र है हाँ ना में बता रहे थे। आंसर बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? ठीक है, उसको छोटे से करेंगे। छोटा करने के लिए तो कैंची बनाया गया है ना, या नक्सली की तरह 6 इंच छोटा कर दीजिए ऊपर से। नहीं सर, ठीक इतने है डायमेंसन में लिखो, प्रीति, आंसर बहुत बड़ा सर हो हम जाएगा। लिखे हैं क्वेश्चन तो क्या कीजिएगा, डायमेंशन हाँ छोड़ दीजिएगा। पाया सर, मैं 6 पेज में लिखी, फिर भी आप बताए थे कि इसमें बहुत सारे चीज छूट गए, और सर सारा डालेंगे तो 9 पेज बन जाएगा। तो यहीं पे स्मार्ट जो राइटिंग है उसकी बात होती है ना। अब जब हमें कार्य एवं शक्तियों को बताना है भूमिका के संदर्भ में, तब जरूरी नहीं कि हमें लाइन बाय लाइन हर चीजों को बताना पड़ा। हमें क्या करना होगा यहाँ पर, हमें अगर कार्य एवं शक्तियों की, चूंकि हमारे पास क्या है, शब्दों की सीमाएं हैं, टाइम की सीमाएं हैं, तो हमें उन्हीं उन्हीं बातों को रखना होगा जो क्या है, प्रमुख है। 3 से 4 बातों को बताते हुए आगे बढ़ जाइए। अगर हमें कार्यपालिका की शक्ति, कार्यकारी शक्ति बताना है उसका, तो 3 से 4 बात बताइए, उसको आगे बढ़िए। फिर विधायी शक्ति में 3 से 4 पॉइंट को स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से आगे बढ़िए ना। क्वेश्चन के जितने डायमेंशन होंगे तो उसके हिसाब से हमें, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, कि इसको फिर परसेंटेज में बांटिए कि हमें किसको कितना वेटेज देना है। अगर हमें 400 वर्ड लिखने हैं, 450 वर्ड लिखने हैं, तो हमें फिर क्या करना होगा, इसको
इसको डिवाइड करना होगा कि हमें 400 वर्ड में से 300 वर्ड क्या है, हमें राज्यपाल की भूमिका, उसके आलोचनात्मक परीक्षण और बिहार के विशेष संदर्भ में इसको हमें स्पष्ट करना होगा। यानी 70% डिमांड जो है वो इस प्रश्न की है, और 100 शब्दों में हमें क्या करना होगा, क्या वो कठपुतली मात्र है, इसको स्पष्ट करना होगा। और फिर इसकी जो भूमिका और निष्कर्ष है उसको हम 50 शब्दों में स्पष्ट करेंगे। सर यही होगा ना वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर। सर बच्चों को हमें ये बताने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन जो है ना, जो मेन क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो मेन क्वेश्चन होता है तो उसको है कि हमें जो कितने शब्दों में लिखना है उसकी बात। तो सबसे पहली बात है कि 38 नंबर का आपके क्वेश्चंस हैं, है ना, तो जो मेन क्वेश्चन होते हैं जो तो वो जो है कि आपको कम से कम जो है लिखना होगा तो 350 वर्ड में, है ना, कम से कम आपको उसको लिखना होगा, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन जो है आपके 25 मार्क्स के होते हैं। बाकी जो बचते हैं टेल क्वेश्चन होते हैं, तो टेल क्वेश्चन जो है आपको 13 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो आप उसको 13 मार्क्स को के लिए आप 100 वर्ड या 125 वर्ड के आसपास आप इसको मेंशन कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं कि ये दो, जब क्वेश्चन 2 पार्ट में हो, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कि 2 नहीं वो 3 पार्ट में तोड़े जाते हैं। जब 3 पार्ट में अगर क्वेश्चन तोड़े जाते हैं तो उसको कैसे हमें लिखना है, कितने शब्दों का ध्यान रखना है, तो उस पे आप देखिए। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन आप उठा लीजिए 3 पार्ट वाला, अभी बताया गया है। संतोष सर कुछ क्वेश्चन है जो 3 पार्ट में दिए हैं आपने? अभी तो राज्यपाल की भूमिका ही तो 4-5 क्वेश्चन है पार्ट में। हाँ, तो राज्यपाल की भूमिका वाले क्वेश्चन क्या है बच्चे, पढ़िए उसको बच्चे। राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचना परीक्षण की है और बिहार के विशेष संदर्भ। हाँ। भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या वह केवल एक कठपुतली मात्र है? अब इसको कितने पार्ट में तोड़ा जा सकता है, तोड़िए इसको। क्या? हाँ, 4 पार्ट में तोड़ा गया सर। तोड़े हैं भूमिका राज्यपाल का जो है उसकी भूमिका, हम केवल मेन बॉडी पे बात करें, भूमिका को छोड़ दे रहे, मेन बॉडी तोड़िए। मेन बॉडी तो 2 ही पार्ट में, तो 3 पार्ट में ना, 2 पार्ट हो जाएगा मेन। नहीं, एसएस का कहना है कि भूमिका का संदर्भ ये है कि राज्यपाल की जो भूमिका प्रश्न में पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट वो होगा, सेकंड पार्ट होगा कि इस भूमिका का हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है, थर्ड पार्ट ये है कि इस परीक्षण को हमें बिहार के विशेष संदर्भ में करना है, और फोर्थ पार्ट इसका यह है कि क्या वो कठपुतली मात्र है। तो अब देखिए ये 4 पार्ट क्वेश्चन है, तो 4 पार्ट को क्वेश्चन को कैसे हम तोड़ेंगे, मार्क्स के हिसाब से अगर हमें तोड़ना है तो, है ना। जो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट आपके 15 मार्क्स के आएंगे, ये 12 मार्क्स के आएंगे फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में जो है कि सर ने क्या बताया आपको भूमिका के बाद? आलोचनात्मक परीक्षण। आलोचनात्मक परीक्षण, जब आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को है कि आपको लिखना है। तो इसको जो है कि आप अगर लिखेंगे तो कितने पार्ट बच जाएंगे, ये जो है कि आपके 10 पार्ट्स का हो जाएगा, है ना। अगर इधर 15 मार्क्स लेते हैं तो इधर 10 मार्क्स का आपको लेना होगा, तो कितने हो गए, 25 मार्क्स का हो गया, है ना। तो यानी कि आप कितने इसको पहला पार्ट को जो है आप 200 के आसपास, 150 के आसपास लिखिए या 200 के आसपास लिखिए, 200 कर दीजिए। दूसरा पार्ट जो है आप जो है कि 75 या 80 शब्दों में है कि उसको निपटान कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्या है? बिहार के संदर्भ, विशेषकर बिहार के संबंध में, बिहार के संबंध में अगर बनाना है तो आप यहाँ पे 50 शब्द या 60 शब्द मैक्सिमम खींचिए, है ना।
तो अब जो है कि आप जो 2 पार्ट आपको 25 नंबर का बता दिया, बाकी बचा 13 नंबर। तो एक जो है कि 7 नंबर का कर दीजिए और एक पार्ट जो है 6 नंबर का। यानी कि अब इस जो है आप अगर लिखते हैं तो आप कितने कितने 40 शब्द में लिख लीजिए, तो आपका हो जाएगा करीब करीब 450 शब्द। ठीक है। अब इसके लिए है कि आप लोग लिखते हैं तो लंबा चौड़ा अगर लिखना शुरू करेंगे तो कितने वर्ड में लिखेंगे, कितने वर्ड में लिख लेंगे? अभी संतोष सर आपको कितने वर्ड बता रहे थे? 450 वर्ड बता रहे थे, 450 वर्ड बता रहे थे ना? फुल क्वेश्चन 450 हाँ, वर्ड। 450 वर्ड में। तो वो चीजें है कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। और कभी भी मेन क्वेश्चन जो है कि आप 300, 350, 350 तक आप जा सकते हैं मैक्सिमम। और टेल क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन जो है कि 2 भाग में टूटता है तो आप ये 300, 350 तक के लिख सकते हैं मेन क्वेश्चन। और टेल क्वेश्चन जो है आप 100 वर्ड या 125 वर्ड में लिखिए, उसके बाद कंक्लूड कीजिए। हमेशा ध्यान यही रखना है। अगर 3 क्वेश्चन में आता है, 3 पार्ट में आता है, तो पहला पार्ट जो है आप 250 लिख लीजिए, दूसरा पार्ट जो है कि ये क्या कहते हैं 100 लिख लीजिए या 110 वर्ड लिख लीजिए, और तीसरा पार्ट जो है कि आप 60 या 50 शब्दों में ये समेटिए, और उसके बाद आप कंक्लूजन लिखिए। ओके, ये हो जाएगा। बीपीएससी ने जो है 95 के बाद जो है अपना पैटर्न बदला है, 96 के बाद एग्जाम के, है ना, मेंस का। पहले जो था कि क्वेश्चन में ही है कि आपको मार्क्स जो है बताया उसमें डिनोट किए होते थे कि कौन से पार्ट कितने नंबर का होगा। लेकिन 96 में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद से जो है कि परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखने के मिला है। ठीक है। अब जो है कि यहाँ पे कोई विभाजित नहीं होता है, वहां पे आपको अंडरस्टूड होते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए सर। चलिए, जो आंसर राइटिंग की समस्या है उसमें कुछ सुधार हुआ, कुछ समझ में आई बातें? जी सर, करेंगे उसी तरह लिखने की। कोई ऐसा भी बच्चा है जिसको सर से ऊपर जा रहा है सब? चलिए, तो अब इस आंसर राइटिंग अप्रोच से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपनी जो गतिविधियां हैं उस पे आप कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्या था हम लोगों का, क्या कार्य था, बताइए। सर चुनाव आयोग पर कुछ लिख के लाने दिए थे, उसकी योग्यता, संरचना, कार्य शक्ति, और उसके बाद आगे बता रहे थे। लिखे, लिख लिए ना? सर जी सर। लिखे तो है। चलिए, क्लास कहाँ से रुका था? बोलिए, नहीं सुन पा रहे हैं? क्लास को हम लोगों ने कहाँ से एंड किया था, कहाँ से कंटिन्यू करना है? सर चुनाव सुधार के मुद्दे और उसका समाधान हुआ था सर, वहाँ तक। चलिए, उसके आगे का टॉपिक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की भूमिका। चलिए, अभी चुनाव सुधार के मुद्दे में ही है हम लोग। तो ये जो 2 बातें हमने बताया आपको कि उसकी स्वतंत्रता को लेकर और संरचना को लेकर जो समस्याएं हैं या उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ये क्या है,
आयोग के स्तर पर जो चुनौतियां, ठीक है, आयोग की संरचना और स्वतंत्रता को लेकर जो संवैधानिक चुनौतियां हैं उसको हमने यहाँ पर स्पष्ट किया। जो क्या करता है, उस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में उसकी भूमिका को सीमित करता है। नेक्स्ट आता है कि चुनाव के संदर्भ में जो उस संबंधित मुद्दे, चुनाव सुधार के संदर्भ में या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के संदर्भ में जो मुद्दे हैं उस पर भी हमें बात करनी होगी। इसमें पहला जो मुद्दा है, लिखिए, चुनाव सुधार के संदर्भ में, लिखिए पहला, चुनाव के संचालन से जुड़े मुद्दे। चुनाव के संचालन से जुड़े मुद्दे। अब चुनाव के संचालन से जुड़े मुद्दे क्या हैं, तो आपको पता है कि जब भी क्या होता है भारत में या राज्य में या पंचायत स्तर पर या नगर पालिका के स्तर पर जब चुनाव होता है तो क्या होता है, आचार संहिता की घोषणा की जाती है, होता है ना? जी सर। यस सर। और जब आचार संहिता की घोषणा की जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसके दो मतलब होते हैं। इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब यह होता है कि अब जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास चली जाती है, राज्य की कार्यपालिका यानी कि प्रशासनिक जो अमला है राज्य का, वो किसके माथा चला जाता है, चुनाव आयोग के। और दूसरा मामला क्या होता है, मामला होता है कि राज्य जो मुख्यमंत्री हैं या केंद्र के जो मुख्य हैं वो अब कोई भी लोक लुभावन नीतियां या कार्यक्रम का संचालन नहीं करेंगे। यही दो बातें होती है ना जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो। यस। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे ही चुनाव तिथि की घोषणा होने वाली होती है उस परिस्थिति में राज्य सरकार क्या करती है या केंद्र सरकार क्या करती है। तो केंद्र सरकार की भूमिका तो यहाँ पर सीमित होती है, राज्य सरकारें क्या करती है तो अपने जो फेवरेबल पदाधिकारी वगैरह हैं उसका स्थानांतरण करती है। और स्थानांतरण कहाँ करती है, तो अपने फेवरेबल वाले जगह पर, यानी कि जहां पर उसके चुनाव जीतने की संभावनाएं अधिक होती हैं वहां पर अपने जो चहेते अधिकारी हैं उसकी नियुक्ति करते हैं ताकि क्या हो, इसका लाभ हम चुनाव के समय ले सकें। ऐसा होता है ना? जी सर। यस सर, होता है। और ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में बाधा उत्पन्न होती और साथ ही साथ चुनाव प्रक्रिया के बेहतर संचालन में भी बाधा उत्पन्न होती। तो पहली बात हमने कहा कि चुनाव सुधार के संदर्भ में जो मुद्दे हैं, पहला क्या है, तो चुनाव के संचालन से जुड़े मुद्दे। और इसमें हमने कहा कि राज्य का जो प्रशासनिक अमला है, राज्य सरकार क्या करती है तो उसको अपने अपने चहेते अधिकारियों को अपने मनमाफिक जगह पे स्थानांतरित करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर अवांछित लाभ लेने की कोशिश करता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा बातें होती क्यों?
तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि निर्वाचन आयोग के पास अपना कोई प्रशासनिक अमला नहीं, अपनी कोई कर्मचारी या सचिवालय नहीं है। क्या नहीं है? ठीक है। तो एक मुद्दा हमने कहा आपको कि चुनाव संचालन के संदर्भ में पहली बात हमने कहा कि राज्य सरकार कैसे अपने पक्षपाती दृष्टिकोण को यहाँ पर अपनाती है। बात स्पष्ट हो गई? जी सर। जी सर। जैसे कि आपने देखा होगा, बंगाल का उदाहरण ले सके, पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हो रहा था तो वहां पर आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने क्या किया था, वहां के कुछ अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया, किया था ना। ठीक है। विशेषकर जहां तक मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूं, लेकिन चीजें ऐसी घटनाएं वहां पर देखी गई थी। दूसरा जो मामला है चुनाव सुधार को लेकर, वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संदर्भ में। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संदर्भ में क्या है कि जैसे ही चुनाव का समय आता है, राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, आरक्षण के नाम पर और अन्य जो संवेदनशील मुद्दे हैं, सांप्रदायिकता के नाम पर जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उसके आधार पर वोट बैंक की राजनीति और वोटों का ध्रुवीकरण करते। और इसके परिणाम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या होता है, उल्लंघन होता है। जैसे कि आप 2019 में देखे होंगे, योगी जी को चुनाव प्रचार से बैन कर दिया था। इसको भी ना किया था, गिरिराज सिंह को भी ना, उनको क्या किया था, इन तीनों आदमी को चुनाव प्रचार से कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। यानी कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आप चुनाव के समय किसी भी तरह की जो धार्मिक स्थिति है उसका आप क्या कर सकते हैं, उल्लंघन नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। दूसरी बात कहता है कि जो धार्मिक प्रतीक स्थल हैं, आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये चीजें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संदर्भ में है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा मतलब क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या हुआ, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि आरपीए एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में का एक हिस्सा है, के तहत क्या हुआ है कि संबंधित पार्टियों ने एक आदर्श आचार संहिता की बात की और उसमें कुछ ऐसे प्रावधान निर्धारित किए जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान इससे बचने की बात की गई। ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने कहा कि धर्म के ने संवेदनशील जो मुद्दे हैं उसका हमें क्या करना है, चुनाव के समय उपयोग नहीं करना। दूसरी बात कहा गया कि जो पेड न्यूज वगैरह हैं, इसके अलावा जो 24 घंटे पहले 48 घंटे पहले चुनाव समाप्त करने की बातें हैं,
शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार रोकने की बातें हैं, ये सब क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आते हैं और इसका अनुपालन करने की बातें। लेकिन आपने देखा होगा कि चुनाव के समय बड़े पैमाने पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया जाता है और इसके प्रतिफल में जो पार्टियां हैं निरंतर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाती कि संबंधित पार्टियों के संबंधित नेता ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। पता है ना ऐसा? हाँ सर। जी सर। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर बुनियादी समस्याएं क्या है, लिख लीजिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित विवाद क्या है? देखिए, पहला कि इसका धड़ल्ले से उल्लंघन, दूसरा लिखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित विवाद क्या है। पहला लिखिए कि पार्टियों द्वारा धड़ल्ले से यानी व्यापक स्तर पर इसका उल्लंघन किया जाना। दूसरा विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देना। विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया जाना। सत्ताधारी दल द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया जाना। सत्ता का दुरुपयोग किया जाना। नेक्स्ट लिखिए निर्वाचन आयोग द्वारा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना। ठीक है, यही मुद्दे है ना मुख्यतः एमसीसी को लेकर। जी सर। यस सर। अब कहता है कि सत्ताधारी दल द्वारा दुरुपयोग की बात कैसे होती। आपने देखा होगा विशेषकर मोदी जी के द्वारा यह फंडा ज्यादा अपनाया जाता है कि मान लीजिए कि बिहार के पटना में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है आज। ठीक है, तो मोदी जी क्या करेंगे, गया में जाके चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और गया में जाके जब चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तो स्वाभाविक है कि मीडिया कवरेज मिलेगा वहां पे और जब मीडिया कवरेज मिलेगा तो कहीं न कहीं इस चुनावी सभा का लाभ किसको होगा, तो मोदी जी को होगा, क्योंकि मीडिया कवरेज के माध्यम से पटना में जो बैठे लोग हैं वो भी क्या करेंगे, उनके भाषण को सुनेंगे और फिर कहीं न कहीं इसका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या करता है, 48 घंटे पहले आपको चुनाव प्रचार रोक देना है। लेकिन हम क्या करेंगे, जिस दिन चुनाव होना होगा या उससे एक दिन पहले हम
चुनावी सभा को उसके आसपास के जिलों में संबोधित करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, तो मान लीजिए बिहार में चुनाव होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, केंद्र के द्वारा लोक लुभावन नीतियों को क्रियान्वित करने की बातें हों। और ऐसी परिस्थिति में क्योंकि बिहार में क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो हम इसके बिहार में क्रियान्वयन की बातें नहीं करेंगे, बल्कि पूरे भारत को लेकर नीतियां बनाएंगे। तो कहीं न कहीं इसका अप्रत्यक्ष लाभ बिहार में जो उसकी पार्टियां हैं उसको मिलेगा। बात स्पष्ट हुई? यस सर। जी सर। जैसे हम मान लीजिए कि हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं या अन्य कोई भी योजनाएं हैं, उसको हमने क्या किया, ऐसे समय में लागू किया जब चुनाव आने वाला होगा या होने वाला है किसी राज्य में, तो इससे प्रत्यक्ष लाभ सत्ताधारी दल को मिल जाता है। तो ये मुख्य मुद्दे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर। अब प्रश्न उठता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर बुनियादी चुनौतियां क्या है, यानी व्यवहारिक समस्याएं क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर। तो लिखिए व्यवहारिक समस्याएं क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित व्यवहारिक समस्याएं। ठीक है, लिखिए कि आदर्श आचार संहिता यानी कि एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए एमसीसी। एमसीसी तैयार किया है और स्वीकार किया है। एमसीसी को पार्टियों किया, अतः इसे बाध्यकारी बनाना नैतिक रूप से अनुचित होगा। अतः इसे बाध्यकारी बनाना, इन्फोर्सेबल बनाना, एक बार रिपीट कर दिया, आवाज कट रहा। अतः इसे लिखिए एमसीसी, हाँ वही लिखा रहा हूं मैं, देखिए एमसीसी को विभिन्न पार्टियों ने स्वेच्छा से तैयार किया है एवं स्वीकार किया है। एमसीसी को यानी कि आदर्श आचार संहिता को विभिन्न पार्टियों ने स्वेच्छा से तैयार किया है और स्वीकार किया है। अतः इसे बाध्यकारी बनाया जाना, बाध्यकारी बनाया जाना, इन्फोर्सेबल बनाया जाना नैतिक रूप से अनुचित है। नैतिक रूप से अनुचित है। क्यों कहा गया इस बात को? तो जो चुनाव आयोग है वो मांग कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर जो विवाद है उसका समाधान करना होगा। और इसका समाधान हम तभी कर पाएंगे जब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का हम इसे क्या करें, एक हिस्सा बना दें। ठीक है, तो जब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का यह हिस्सा बन जाएगा
तो स्वाभाविक है कि जब इसका उल्लंघन होगा तो जब हिस्सा बनेगा तो यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, एक कानून के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कानून के रूप में कन्वर्ट होगा तो ऐसी परिस्थिति में इसके उल्लंघन पर आप पर क्या होगा, मुकदमा दायर हो सकता। तो पार्टियों का यह कहना है कि चूंकि हम लोगों ने क्या किया है, इसको स्वेच्छा से तैयार किया और स्वीकार किया है, ऐसी परिस्थिति में अगर हम इसे बाध्यकारी बनाते हैं तो यह नैतिक रूप से अनुचित होगा। बातें स्पष्ट हुई? ठीक है जी सर। दूसरी बात कहा गया, लिखिए दूसरा पॉइंट, इसमें कई शब्दों के अर्थ व्यापक, अस्पष्ट एवं आदर्शवादी हैं। इसके कई शब्दों के अर्थ, इसके कई शब्दों के अर्थ व्यापक, अस्पष्ट एवं आदर्शवादी हैं। ठीक है, जिसकी व्याख्या एवं क्रियान्वयन में तकनीकी समस्याएं, जिसकी व्याख्या एवं क्रियान्वयन में तकनीकी समस्याएं हैं। ठीक है, व्याख्या एवं नेक्स्ट लिखिए, एमसीसी के उल्लंघन की जांच के क्रम में, एमसीसी के उल्लंघन की जांच के क्रम में चुनाव आयोग की क्षमता एवं विशेषज्ञता संबंधी सीमाएं हैं। एमसीसी के उल्लंघन की जांच के क्रम में चुनाव आयोग की क्षमता एवं विशेषज्ञता संबंधी सीमाएं हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे भड़काऊ भाषणों के ऑडियो और वीडियो क्लिप की सत्यता की जांच, जैसे भड़काऊ भाषण के ऑडियो और वीडियो क्लिप की सत्यता की जांच से संबंधित एजेंसियां
ठीक है। तथा सत्ता के दुरुपयोग संबंधी जांच, सत्ता के दुरुपयोग संबंधी जांच एक जटिल प्रक्रिया है। तथा सत्ता के दुरुपयोग संबंधी जांच एक जटिल प्रक्रिया है। सत्ता के दुरुपयोग संबंधी जांच एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। इसके अलावा लिखिए, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया द्वारा बड़े पैमाने पर संवेदनशील मुद्दों को बढ़ावा देती है। संवेदनशील मुद्दों को बढ़ावा देती है जो एमसीसी के दायरे से बाहर है। संवेदनशील मुद्दों को बढ़ावा देती है जो एमसीसी के दायरे से बाहर है। मीडिया के दुरुपयोग संबंधी बातों का पता लगाना भी एक कठिन चुनौती है। साथ ही मीडिया का दुरुपयोग संबंधी बातों का पता लगाना भी एक कठिन चुनौती है। नेक्स्ट लिखिए, इसका विधिक स्वरूप न्यायालयों में वादों की संख्या को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा देगा। इसका विधिक स्वरूप न्यायालयों में वादों की संख्या को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा देगा। साथ ही पुलिस एवं जांच व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। साथ ही पुलिस बल एवं जांच एजेंसियों पर अतिरिक्त दबाव डालेगा, यानी कार्य का बोझ बढ़ाएगा। वहीं ये संस्थाएं पहले से ही कर्मियों के अभाव, क्योंकि लिख लीजिए, वही नहीं, क्योंकि ये संस्थाएं पहले से ही
कर्मचारियों के अभाव, कर्मचारियों के अभाव, कार्य के अधिक बोझ, कार्य के अधिक बोझ तथा तकनीकी एवं विशेषज्ञता संबंधी सीमाओं से गुजर रहे हैं। तकनीकी तथा विशेषज्ञता संबंधी सीमाओं से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वो बुनियादी चुनौतियां हैं जिसे हमें पार पाना होगा। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई? जी सर। यहां तक कि नहीं कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। नहीं सर। नहीं सर, अच्छे से समझ में आ गया सर। चलिए, अब प्रश्न उठता है कि आखिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन को लेकर जो चुनौतियां हैं उसका समाधान क्या होगा। तो लिखिए समाधान के पक्ष या सुझाव। पहला लिखिए एमसीसी में आम लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है। ताकि इसके उल्लंघन पर नागरिक चुनाव आयोग को सूचित कर सके, ताकि नागरिक इसके उल्लंघन पर चुनाव आयोग को सूचित कर सके। इसके लिए सी विजिल ऐप, इसके लिए ऐप सी विजिल, सी ABC विजिल VIGIL सी विजिल मोबाइल ऐप के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए, ठीक है।
दूसरा लिखिए, निर्वाचन विवादों के समाधान हेतु, चुनाव से संबंधित विवादों के समाधान हेतु चुनाव से संबंधित विवादों के समाधान हेतु न्यायालयों का क्षमता विस्तार, न्यायालयों का क्षमता विस्तार, विशेष अदालतों जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, विशेष अदालतों जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, तथा विभिन्न जांच एजेंसियों के क्षमता निर्माण को, विभिन्न जांच एजेंसियों के क्षमता निर्माण पर बल दिया जाए। विभिन्न जांच एजेंसियों के क्षमता निर्माण पर बल दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चुनाव आयोग में जांच एवं सत्यापन के लिए, चुनाव आयोग में उल्लंघन संबंधी जांच और सत्यापन के लिए विशेषज्ञ मानव संसाधन की नियुक्ति की जाए। विशेषज्ञ मानव संसाधन की नियुक्ति की जाए। विशेषज्ञ मानव संसाधन की नियुक्ति की जाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी, विभिन्न राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दल एवं उसके प्रत्याशी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन नागरिक, इलेक्शन कमीशन नागरिक तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच परस्पर तालमेल द्वारा, परस्पर सहयोग द्वारा स्वच्छ और
द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। ताकि एमसीसी के उल्लंघन को न्यून किया जा सके, ताकि एमसीसी के उल्लंघन को कम किया जा सके या सीमित किया जा सके या न्यून किया जा सके। तो ये क्या था, एमसीसी के उल्लंघन से संबंधित जो चुनौतियां हैं और उसके समाधान के जो पहलू हैं, इस पर हमने आपसे आज परिचर्चा की है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हुई? यस सर। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? कोई ऐसा लाइन या टॉपिक या नो सर। कोई शब्द जो समझ में ना आया हो? अभी भी मौका है, पूछ लीजिए। पूछने से कभी पीछे मत हटिए। जिज्ञासा अगर होगी तभी आप चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और फिर इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये एमसीसी जो है सर, ये बहुत शुरू से है कि बाद में लाया गया है इसको? देखिए, इससे पहली बार केरल में 1961 में बात की गई थी इसकी, ठीक है, और लेकिन 90 के बाद इसे क्या आवाज सर कट गई थी सर। परमानंद? हाँ सर, आवाज आपकी सर चली गई थी, इसलिए नहीं सुन पाया हूँ। मैंने कहा कि इसका जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो 1960 में मिलता है, जब क्या किया गया था, केरल विधानसभा चुनाव में राज्य प्रशासन द्वारा राजनीतिक नेताओं के लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया गया। ठीक है, तो पहली बार मॉडल कोड ऑफ यानी आचार संहिता को लेकर केरल विधानसभा चुनाव में प्रयास हुए थे, लेकिन पूरे भारत के स्तर पर देखिए तो 1991 में एमसीसी को क्रियान्वित किया गया, जब क्या था, चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में टीएन शेषन प्रतिनियुक्त थे। ठीक है, टीएन शेषन के समय आया था वो। हाँ, और कोई कंफ्यूजन? अमूमन जो है आदर्श आचार संहिता जो है 45 दिन पहले लग जाता है। ठीक है, ऐसा सर है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो जाता है सर? हाँ, जैसे अभी पंचायत चुनाव का घोषणा हो गया ना। हाँ सर। पंचायत चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई, आदर्श आचार संहिता लागू हो गया ना। जी जी, हाँ सर। हाँ एसएस, क्या बोल रहे हैं? एसएस, आपकी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई। आपकी आवाज कट के आ रही है। मैं बोल रहा हूँ
डेट में इलेक्शन होगा बिहार में, अलग अलग इलेक्शन हो रहा है उन लोगों को हाँ, तो पूरा हमने क्या कहा कि पहला तिथि जो होगा चुनाव का उससे 45 दिन पहले लगेगा, ठीक है। 45 दिन पहले होगा उसमें लग जाएगा आचार संहिता, हाँ, या फिर स्टेट में पूरा लग जाएगा? पूरे स्टेट में लगेगा, ऐसा नहीं है कि किसी और अन्य जगह पर लगेगा। अगर भारत के संदर्भ में बात हो रही है तो पूरे भारत में लगेगा, राज्य के संदर्भ में बात हो रही है तो पूरे राज्य में लगेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लेते कैमूर डिस्ट्रिक्ट में 1 तारीख से पर्चा स्टार्ट हो गया भराने के लिए और 24 सितंबर को वहाँ पर इलेक्शन है, तो मतलब कैमूर में 45 दिन पहले लगेगा या सभी बिहार में लग जाएगा 45 दिन पहले? अब एक बताइए कि सिर्फ 45 दिन पहले सिर्फ कैमूरे में है या प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में है? नहीं, तो जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में दिसंबर में भी है इलेक्शन, तो कितने चरण में है ये तो आप जान लीजिए ना। तो हर चरण में हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम है, ठीक है। अच्छा, आचार ऐसा नहीं संहिता है कि तो एक पूरे चरण में बिहार पूरा में कैमूर लागू को हो गया निपटा सर। देंगे। वही मैं कह रहा हूँ, नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कैमूर में चुनाव हो रहा है 24 तारीख को, तो सिर्फ कैमूरे में आचार संहिता लागू होगी कि दरभंगा में, पटना में, गया में वहां भी लागू होगी? पूरे बिहार में होगी सर, ठीक है, सब जगह। हाँ, ठीक है। एसएस, बातें स्पष्ट हो गई? ठीक है। आप तो सर बोले ये अमूनन अमूनन। चलिए, और कोई जो काम की बात आती नहीं है एसएस, अब फालतू चीजें सब पूछने हम समय बर्बाद करते हैं। सर पूछिए संजीव। हेलो, हाँ बोलिए। सर कुछ टर्म है जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो ये सब भी हिंदी टर्म में ही जाएगा पेपर में या इंग्लिश में चल सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का तो हिंदी आसान है ना, निर्वाचन आयोग, उसको निर्वाचन आयोग लिखिए, ठीक है। आप सोशल मीडिया का हिंदी क्या लिखेंगे? सोशल मीडिया तो एक कॉमन वर्ड है, हिंदी में भी वही चलता है। हाँ, ठीक है? वही मतलब कुछ बड़ा ऐसा आता है कि जिसका थोड़ा हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जिसका हिंदी रूपांतरण टफ है, तो जो कॉमन अगर है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड जो हिंदी में भी धड़ल्ले बोला जाता है, तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको अगर सोशल मीडिया लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिख दीजिए सोशल मीडिया इंग्लिश में, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करें कि और कोई चर्चा परिचर्चा बच गया है? सर ये एमसीसी के कोड ये जो लिखाए थे व्यवहारिक समस्याएं में, उसमें जैसे कि हम विभिन्न पार्टियों के द्वारा स्वेच्छा से तैयार स्वीकार किया गया है, इसके बाध्यकारी बनाया जाना नैतिक रूप से अनुचित होगा ना? हाँ जी सर। अब देखिए, मान लीजिए किसी चीज को आपने अगर स्वेच्छा से स्वीकार किया है और कहे कि भाई मैं अब इसको क्या करता हूं, आपके लिए बाध्यकारी बना देता हूं। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, तो गैस में जो सब्सिडी की बातें थी, ठीक है, इसको कई सारे देश के लोगों ने क्या किया, स्वेच्छा से अब कहा कि भाई हम सब्सिडी नहीं लेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में जिस समय उसने कहा कि मैं सब्सिडी नहीं लूंगा, उस समय गैस के रेट क्या था, 600 650 रुपए था, यही था ना? जी सर।
अब मान लीजिए गैस का रेट 1000 रुपया हो गया है, अब बेचारे वो लोग क्या करेंगे? उसको तो अफसोस हो रहा होगा ना कि मैंने स्वेच्छा से इसको कहा कि मैं सब्सिडी नहीं लूंगा देश हित में, और आज ये परिस्थितियां हैं, तो इससे उसको ज्यादा लॉस हो रहा है। जी सर। तो यही बातें हैं। जी सर, समझ गए। चलिए, और कोई बात है? ओके, फिर गुड नाइट। जी सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, बहुत बड़ा आदमी बनिए, खुश रहिए, सिविल सेवा में प्रणाम सर। एसडीएम बनिए। गुड नाइट सर। सभी एक साथ बिहार के जितने